मस्त होंगे, अपने अध्ययन में लगे हुए होंगे। साथियों, स्टडी एट होम में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन हमेशा की तरह। तो देखिए साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो साथियों देखिए, आज साइंस के क्वेश्चन है जनरल साइंस के, वो आपको विभिन्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से एक पूर्ण फल है, यानी ये पूछ रहा है पूर्ण फल कौन सा है। पहला ऑप्शन है अमरूद, आलू, मूली और गाजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अमरूद। अमरूद है, ये एक पूर्ण फल की श्रेणी में आता है। देखिए एक्सप्लेनेशन, अमरूद मीटेंसी कुल का पादप है। कौन से कुल का पादप है, ये ध्यान रखना साथियों। कौन से कुल का पादप है? मीटेंसी कुल का पादप है। देखिए इसका ध्यान रखना है। और सीडियम वंश के अंतर्गत आता है। अमरूद का वैज्ञानिक नाम पूछे तो सीडियम गुआजा। क्या नाम है? सीडियम गुआजावा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे गरीब का सेव भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमरूद को गरीब का सेव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एपिस इंडिका क्या है? ये पूछ रहा है एपिस इंडिका क्या है। रेशम का कीट या लाख का कीट या पर्ल ऑयस्टर या मधुमक्खी। तो साथियों एपिस इंडिका का दूसरा नाम होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी को एपिस इंडिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए एपिस, इसका पूरा नाम है एपिस सेरेना इंडिका। इसका दूसरा नाम है भारतीय मधुमक्खी और इसको स्थानीय रूप में सातपुड़ी मधुमक्खी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सातपुड़ी मधुमक्खी। और इस मधुमक्खी की एक कॉलोनी में 7 छत्ते होते हैं, इसी कारण इसको सातपुड़ी मधुमक्खी कहा जाता है। और ये इसका दूसरा नाम है एपिस सेरेना इंडिका। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है फूलदार पौधे। कैसे पौधे? फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फूलदार पौधों को जो बीज को सुरक्षित रखते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एग्रोस्पर्म। 4 ऑप्शन है साथियों। तो इनमें से अपना क्या सही हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। जो फूलदार पौधे हैं उनको एंजियोस्पर्म की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए एंजियोस्पर्म वे पौधे होते हैं जो फूलों का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? फूलों का उत्पादन। और बीज एक सुरक्षात्मक संरचना के भीतर विकसित होते हैं जो बाद में एक फल बन जाता है। एंजियोस्पर्म स्थलीय पौधों का सबसे बड़ा समूह है। जो स्थल पर पौधे पाए जाते हैं साथियों, उनको क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म की श्रेणी में ये सारे पौधे आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला, टमाटर और सॉस में जो प्रयोग में आने वाला संरक्षक यानी प्रिसर्वेंट, इंग्लिश में इसको प्रिसर्वेंट, वो कौन सा है जो इनको सुरक्षित रखता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट या कैल्शियम प्रोपियोनेट या सोडियम बेंजोएट। इसमें से क्या सही हो जाएगा? तो साथियों इसका आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। क्या आंसर हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। देखिए बाजार के अचार और टमाटर सॉस आदि को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है? ये तिलहनी फसल के बारे में पूछ रहा है। गुलाब है, सूरजमुखी है, कमल है या गेंदा है। तो इन चारों फसलों में से साथियों जो 2 नंबर अपनी फसल है वो क्या हो जाएगी? सूरजमुखी, और वो तिलहनी की श्रेणी में आएगी। ये बाकी तीनों है वो तिलहन में नहीं आएगी। देखिए तिलहनी फसल सूरजमुखी की खेती, देखो सूरजमुखी की खेती कब कब की जाती है? खरीफ, रबी और जायद तीनों ही मौसम में की जा सकती है। और सूरजमुखी का जो तेल होता है वो एक खाद्य तेल की श्रेणी में आता है, यानी इसको हमें खा भी सकते हैं, खाने के काम आता है। 6वां प्रश्न देखते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? जो शैवाल, यानी शैवाल एक पौधे का रूप होता है, जो बर्फ पर उगते हैं उन शैवाल को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है
क्रिप्टोफाइटस, दूसरा ऑप्शन है द्विक्योफाइटस, तीसरा है लिथोफाइटस और चौथा है टेरिडोफाइटस। तो इसमें से जो बर्फ पर उगने वाले शैवाल है उनको अपन क्रिप्टोफाइटस की श्रेणी में रखेंगे। किस में रखेंगे? क्रिप्टोफाइटस की श्रेणी में। देखिए, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल जो क्रिप्टोफाइटस होते हैं इनको तो क्या कहते हैं? बर्फ वाले को क्रिप्टोफाइटस है। और जो चट्टानों पर शैवाल उगते हैं उनको कहते हैं लिथोफाइटस। तो चट्टानों वाला भी आप ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले कि चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को तो लिथोफाइटस कहेंगे और बर्फ वाले को कहेंगे क्रिप्टोफाइटस। बढ़ते हैं आगे। आपको साथियों वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। यहाँ लगभग 25 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनमें से हो सकता है आपके कोई भी प्रश्न आ जाए। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं? गर्म रुधिर यानी किन जंतुओं का जो रुधिर होता है वो गर्म होता है? तो वातावरण के तापमान से नीचा रखते हैं वे जंतु, या वातावरण के तापमान से ऊंचा रखते हैं, या हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापमान के बराबर बनाए रखते हैं। देखो साथियों, चकराने वाले से ऑप्शन है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा क्या है? एक सा बनाए रखते हैं। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, देखिए, गर्म रुधिर वाले जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापक्रम बाह्य वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। इनका बदलता नहीं है तापमान, शरीर का तापमान। और इसके अंतर्गत स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु आते हैं और इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी त्वचा बालों से ढकी रहती है। बाल और रोम एक ही चीज़ होती है। और ये जीव पैदल चलने, दौड़ने, तैरने, खोदने यानी गड्ढा खोदने, पेड़ पर चढ़ने, ढाल पकड़ने, उड़ने के लिए अनुकूल होते हैं। ये इनकी सारी विशेषताएं होती है। और इन जंतुओं के उदाहरण है, देखिए, कुत्ता, बाघ, चूहा, खरगोश, ब्लू व्हेल, छछूंदर और कंगारू। ये ऐसे जानवर हैं जिनका रुधिर हमेशा गर्म रहता है या उच्च ताप का रहता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यविधि क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता, दूसरा है अनिषेचक जनन, तीसरा है विषम युग्मन और चौथा है असंगत जनन। देखिए साथियों, सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है और आप भी पहले उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच जो एकांतरण की कार्यनीति होती है ये वह विषम युग्मनन कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम युग्मनन। देखिए, यही बात यहाँ लिखी हुई है, लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति विषम युग्मन कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? मेयर, मेलपिगी, बिसेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे भी हो सकता है, उपयुक्त सभी, ऐसे ऑप्शन भी आ सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, ये उत्तक शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक बिसेट थे। कौन थे साथियों? बिसेट। देखिए, ऐसी कोशिकाएं या ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो संरचना, आकृति, उत्पत्ति तथा कार्य में एक समान होता है। इनमें एक समान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तक कहा जाता है। पादप शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, और कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तिकी कहा जाता है। यह प्रश्न ध्यान रखना आ सकता है। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तिकी। और देखिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। इंग्लिश में कहा जाता है हिस्टोलॉजी। देखो, ये यहाँ से थोड़ा सा देख लेना। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये फ्रांसीसी शरीर वैज्ञानिक था, फ्रांस देश का, और उनका नाम था बिसेट। ठीक है, और कब की बात है? ये 18वीं सदी की बात है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम क्या है? दूसरा नाम पूछ रहा है। जो उत्तकों में डीएनए स्थानांतरण किया जाता है उसकी कणिका बंदूक विधि, ये ध्यान रखना। कणिका बंदूक विधि, शॉटगन विधि, शॉटपुट विधि,
शॉर्ट ब्लास्ट विधि या मिसाइल विधि। देखो एक जैसे से नाम है, लेकिन आपको इसमें घबराना नहीं है और इसका सही ध्यान रखना है। इसकी जो कणिका स्थानांतरण की विधि है उसको हमें शॉटगन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, शॉटगन विधि क्या है देखिए। शॉटगन विधि में वांछित डीएनए से आवर्त अथवा विलोपित सर्वन अथवा टंगस्टन के सूक्ष्म कणों को, इनके सूक्ष्म कणों को प्रोजेक्टाइल की सहायता से, इस उपकरण की सहायता से उच्च वेग से लक्ष्य कोशिकाओं में दाग दिया जाता है, यानी वहां भेजा जाता है, और जिससे श्रवण युक्त डीएनए कोशिका के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं। यह बात है। आगे बढ़ते हैं। खून में कौन सा अवयव नहीं पाया जाता है? खून में कौन सा अवयव नहीं पाया जाता है? आरबीसी ये तो पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी ये भी होता है, प्लासेंटा ये नहीं होता है दोस्तों, तो ये सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा भी पाया जाता है। देखिए खून के मुख्य अवयव कौन है? एक तो है आरबीसी, कौन कौन से है? आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लाज्मा। प्लासेंटा क्या चीज़ है इसके बारे में आप समझ लीजिए। यह है भ्रूण को मां से पोषण तत्व प्रदान करता है। प्लासेंटा है वो जो भ्रूण में जो होता है उसको पोषण प्रदान करता है। रुधिर तथा लसिका तरल उत्तक या संवहनी उत्तक कहलाते हैं। ये दोनों रुधिर और लसिका ये भी एक प्रकार के संयोजी उत्तक है जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे में संबंध करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जाते हैं? पादप संवर्धन की कह रहा है कौन सी तकनीक होती है उससे विषाणु रहित पौधों को प्राप्त किया जाता है? रोमिला मूल संवर्धन, दूसरी है विभज्योतक संवर्धन, तीसरी है आसंदी संवर्धन और चौथा है केवल संवर्धन। तो इसमें सोचिए क्या आंसर हो सकता है। देखिए इसका आंसर होगा विभज्योतक संवर्धन। ठीक है, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम जान लेते हैं। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, यह ध्यान रखना। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है विभज्योतक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। ठीक है, विभज्योतक को हम इंग्लिश में कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक। स्थायी उत्तक का दूसरा नाम है अविभज्योतक। ठीक है, विभज्योतकों में विभाजन क्षमता पाई जाती है और यह उत्तक पौधे में वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये कह रहा है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत। अच्छा क्वेश्चन है। नाभिकीय विखंडन है या नाभिकीय संलयन है या रासायनिक अभिक्रिया है या तीव्र संपीड़न है? तो साथियों यदि सूर्य की अपन बात करें, किसकी बात करें? सन, इसकी बात करें तो यह ध्यान रखना है कि उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पाई जाती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। देखिए नाभिकीय संलयन इसमें दो या दो से, क्या है इसकी परिभाषा है? दो या दो से अधिक हल्के नाभिक भारी नाभिक बनाते हैं, यानी हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और नाभिकों को संलेत करने के लिए लगभग 108 केल्विन तापमान और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। यदि आप तापमान की बात करें तो 108 केल्विन इतना तापमान होना जरूरी है और उच्च दाब की भी आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं आगे। अब वो तो परमाणु, वो सूर्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में बताया हुआ था, और इसमें है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है ना, सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और यहाँ पूछ लिया परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या दोनों पर या किसी पर भी नहीं। तो यदि परमाणु बम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और नाभिकीय विखंडन क्या चीज़ है? यहाँ देखिए नाभिकीय विखंडन में देखो ऐसा होता है कि इसमें एक नाभिक है वो दो भागों में टूटता है। संलयन में तो दो छोटे अणु जुड़ रहे थे, लेकिन विखंडन में क्या होता है? दो भागों में कोई भी नाभिक है वो टूट रहा है। ठीक है, जैसे जब किसी भारी तत्व यूरेनियम, यूरेनियम का क्रमांक 235 होता है, या प्लूटोनियम जो आवर्त सारणी में है ये 239 नंबर पे है। इनके नाभिक को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है, यानी न्यूट्रॉन से टकराया जाता है, तो वह बेरियम और क्रिप्टोन के दो नाभिकों में टूट जाता है और यही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये बात है इसमें नाभिकीय विखंडन हुआ और सौर ऊर्जा वाले में नाभिकीय
संलयन हुआ, ये ध्यान रखना आप। हीलियम के नाभिक में क्या चीज होती है? हीलियम देखो साथियों, हीलियम है वो आवर्त सारणी का दूसरा तत्व है। 1 नंबर पर हाइड्रोजन है, उसका H प्रतीक है, और 2 नंबर पे क्या है? हीलियम, जिसका प्रतीक है He। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 नंबर लिथियम, 4 नंबर बेरिलियम, 5 नंबर बोरोन, 6 नंबर कार्बन, 7 नंबर नाइट्रोजन, 8 नंबर ऑक्सीजन। इस प्रकार ये आवर्त सारणी बनी हुई होती है जिसमें काफी तत्व होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन यह होता है, या एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और 2 प्रोटॉन। यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है, जब हीलियम की बात हो रही है तो इसका क्रमांक 2 है, तो यहाँ इसमें 2 ही प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो इस तरह से अपना 3 नंबर आंसर है सही हो जाएगा। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। देखिए, नाभिक परमाणु के मध्य, यहाँ परिभाषा बताई हुई है, परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक विद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिक के कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। नाभिक किन से बनते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस होती है, यानी ये जलती नहीं है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है? वायुयान के टायरों में भरी जाती है। इसके अलावा यह हल्की होने के कारण यह वायुयानों को ऊपर उठाने में सहायता करती है। और मौसम संबंधी यदि जानकारी किसी को, ये जैसे वैज्ञानिकों को प्राप्त करनी हो, तो वो क्या करते हैं? इस हीलियम गैस को बैलूनों में भरकर गैस उसे छोड़ देते हैं ताकि उनको मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके। 16वां क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अच्छी तरीके से देख लेना। भारी जल परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में पूछ रहा है। वैसे तो ये सारी चीजें काम आती है, लेकिन ये ईंधन के बारे में पूछ रहा है। तो भारी जल, सोडियम, तीसरा है यूरेनियम, और चौथा है थोरियम। तो ईंधन के रूप में यूरेनियम काम में लिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखते हैं। परमाणु भट्टी से तात्पर्य यह है कि उस युक्ति भट्टी से है जिसमें रेडियो सक्रिय तत्व जैसे यूरेनियम 235 आदि की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। परमाणु भट्टी में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, और इसमें देखो क्या क्या चीजें होती है। पहला है शीतलक। पहला शीतलक क्या है? परमाणु रिएक्टर से ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाने वाला पदार्थ को शीतलक कहते हैं। और शीतलक में Na यानी सोडियम, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O जल, और D2O यानी भारी जल है। और दूसरा तत्व होता है इसमें मंदक। मंदक क्या चीज होता है? ऐसा पदार्थ जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, उसे मंदक कहते हैं। यहाँ मंदक भी आवश्यक होता है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में कौन सी चीज काम में ली जाती है? ऐसा सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो मंदक के रूप में बात करें तो एक तो ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है, ये ध्यान रखना। देखो ग्रेफाइट, और दूसरा है भारी जल का उपयोग भी किया जा सकता है। आगे है तीसरा नियंत्रक छड़ें। इसका क्या काम होता है? नियंत्रक छड़ों के रूप में बोरोन अथवा कैडमियम की छड़ें काम में ली जाती है, और वो भी उस परमाणु भट्टी की क्रियाविधि को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है अपना 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत का प्रथम रिएक्टर, जो परमाणु रिएक्टर बना था, वो ट्राम्बे, अप्सरा, अग्नि या नाग। तो जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था दोस्तों? अप्सरा। देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। BARC के नियंत्रण व निरीक्षण में ये परमाणु रिएक्टर चलता है, और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है जो अप्सरा बना। और BARC का पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये नाम भी थोड़ा सा याद कर लेना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। परमाणु रिएक्टर से परमाणु बिजली प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? परमाणु बिजली। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? मतलब हमें ये पता लगाना हो कि इस तत्व का द्रव्यमान कितना है, वो किससे संदर्भित होगी? प्रोटॉनों की संख्या से होगी, या न्यूट्रॉनों की संख्या से होगी, या इन दोनों की संख्या से होगी,
या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से होगी। तो यहाँ साथियों ये ध्यान रखना है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी संख्या ज्ञात होनी चाहिए। P का प्रतीक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पे होता है 0 आवेश, इस पे होता है +1 आवेश और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस आवेश। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ये मैंने बताए हैं इन पे आवेश। आगे देखिए इनकी व्याख्या है कि किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। मास नंबर। द्रव्यमान संख्या को A से भी निरूपित किया जा सकता है और इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन संख्या भी कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। 19वां प्रश्न है कि मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। तो साथियों देखो, दोनों तो नहीं हो सकते हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ भौतिक भी नहीं, मोमबत्ती जलने के दौरान जब मोमबत्ती जलेगी तो वो मोम पिघल कर नष्ट हो जाएगा, तो उसको कहेंगे अपने रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा दोस्तों देखिए कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। इसमें नया पदार्थ तो क्या बनता है, राख भी नहीं बचती है, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन जो भी होते हैं उसमें नए पदार्थ का बनना जरूरी होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का रासायनिक संगठन और उसकी अणुसंरचना बदल जाती है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन प्राय स्थायी होते हैं और रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है जैसे कोयला या ईंधन का जलना, जब जल जाता है तो वो कुछ बचता नहीं है, राख ही बचती है। जैसे दूध से दही बनना, या इसके अलावा और क्या हो सकता है, दूध से दही बनना या लोहे पर जंग लगना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। तो मोमबत्ती जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। 3 नंबर अपना आंसर हो गया। देखिए यहाँ 3 नंबर गलत है, आंसर 3 नंबर कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन होगा। मोमबत्ती जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने के लिए कहा जाए। इसमें यहाँ भौतिक परिवर्तन, इनमें से किस में भौतिक परिवर्तन होगा, परिवर्तन केवल गुणों में होगा या ऊर्जा का हस्तांतरण होगा, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है या ये सभी। तो यहाँ क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होगा। देखिए भौतिक परिवर्तन की अपन बात करें तो ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन व आणविक संरचना भी परिवर्तित नहीं होते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, यानी वो चेंज हो सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनना और बर्फ से वापस से पानी बनना, या पानी से भाप बनना और भाप से वापस से पानी बनना, ये किसके उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। बल्ब का जलना या वापस बंद होना, या कांच का टूटना, लोहे का चुंबक में बदलना, स्प्रिंग की आकृति में बदलना, ये सारे क्या है, भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण है। यानी इसमें केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जंग रोकने की एक विधि है, ये पूछ रहा है, जंग रोकने की विधि कौन सी है, क्रिस्टलीकरण, अवसादन, गैल्वेनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो जंग रोकने की विधि की बात करें तो ये होती है गैल्वेनीकरण, ये ध्यान रखना। देखो गैल्वेनीकरण क्या होता है, गैल्वेनीकरण का दूसरा नाम है यस्द लेपन, जो एक धातु कर्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। चाहे यदि अपने को इस्पात पर जंग रोकना है तो इस्पात पर, या लोहे के ऊपर जंग रोकना है तो लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है और इससे इन धातुओं का क्षरण यानी जंग लगना रुक जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो परिवर्तित नहीं होता है। कण का विन्यास, घनत्व और आकार, ये तो तीनों परिवर्तित होंगे, लेकिन द्रव्यमान है साथियों वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप व आकार एवं परिमाप में ही परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण मूल पदार्थ से अलग हो जाते हैं
लेकिन कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान वो सेम का सेम रहेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? इनमें से पूछ रहा है कि किन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, यानी ये एक है वो ऊष्माक्षेपी है साथियों। एक दूसरा है बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, तो यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या ऊष्मा निकलेगी। तो ये दो ऑप्शन हो जाएंगे, जल का वाष्पीकरण ये ऊष्माक्षेपी नहीं है। तो 2 और 3 जिसमें अपने ऑप्शन दिए हुए हैं वो अपना उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। देखिए क्या कर रहा है ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पन्न उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें, यानी उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी जब उत्सर्जन होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ताप उत्पन्न होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ताप का उत्पन्न होना। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों के सापेक्ष अधिक होती है, यानी अभिकारकों की उत्पाद ऊर्जा है वो ज़्यादा हो जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अदीप्त किण्वन किसे कहते हैं या किसकी एक विधि है? ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है 2018 में इन एग्जाम में। आसवनी अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करना, या नाभिक के अपशिष्ट निपटाने की। तीसरा है कार्बनिक अपशिष्ट से लैक्टोज के उत्पादन करने की। चौथा है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की। तो अदीप्त किण्वन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेना। ये जो विधि है साथियों 1 नंबर सही हो जाएगा। आसवनी अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करना, जो करने की क्रिया होती है वो अदीप्त किण्वन कहलाती है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है या अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक की अपन यदि बात करें तो वो अभिक्रिया की दर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो इस तरह से अपना 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए क्या है उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक परिवर्तन के रूप में अपरिवर्तित रहता है। यानी उत्प्रेरक स्वयं है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अभिक्रिया की दर में वो परिवर्तन कर देगा। तो साथियों ये आज अपने 25 क्वेश्चन थे। किस प्रकार लगे आपको? तो यदि आपको बहुत अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और किसी भी आपको कोई समस्या का समाधान करवाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं, कोई भी किसी भी समस्या से संबंधित। और हमारे राज सर के जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं साथियों, जैसे 8764, देखिए आगे क्या है 1888, उसके बाद 48, ये नंबर है। किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो तो साथियों इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखे हुए हैं। तो आज साथियों बस इतना ही। तो आज के लिए इजाज़त चाहिए। जय हिंद, जय भारत।